Hello everyone. Welcome again to online session of monologue classes. I'm Dr. Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu news analysis. Today is 29th October 2024. So now we come to the first news of today's newspaper, and the first news is India Spain slam attack on UN troops in Lebanon. तो जैसा कि आप जानते हैं कि लेबनान में युद्ध चल रहा है किसका, इजराइल का और हिजबुल्लाह एक जो है टेररिस्ट ग्रुप है। अब यहाँ पर आज की जो न्यूज है वो ये कहती है कि जो लेबनान में यूएन के ट्रूप्स हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन की कौन सी फोर्सेस हैं, यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान, UNIFIL, इस पर अटैक हुआ है। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो अटैक हुआ है तो इसमें स्पेन और इंडिया के और अदर कंट्रीज के भी कुछ सोल्जर्स हैं। तो इस पर जो अटैक हुआ है तो देखिए ये जो फोर्सेस हैं, अटैक ऐसा बताया जा रहा है कि अटैक जो है इजराइल की तरफ से हुआ है। अब अगर इजराइल की तरफ से ऐसा अटैक हुआ है और इन फोर्सेस पर अटैक हुआ है जो कि यूएन की फोर्सेस हैं, तो ये स्ट्रेटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से या ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। ऐसा गलत क्यों है कि देखिए जो यूनाइटेड नेशन की फोर्स है, ना तो वो लेबनान के साथ हैं और ना ही वो हिजबुल्लाह के साथ हैं और ना ही वो इजराइल के साथ हैं। तो वो एक न्यूट्रल पार्ट है, तो उस पर किसी भी कंट्री को, बी इट इजराइल या कोई टेररिस्ट ग्रुप लाइक हिजबुल्लाह या ईरान को, उस पर अटैक नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करेगा तो कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए खतरा होगा। और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने की ड्यूटी किसकी है? सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसमें कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि भाई इस तरह का अटैक नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट न्यूज पर। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हाइक ओबीसी कोटा टू 50% फॉर लोकल बॉडी पोल्स। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो लोकल बॉडी पोल्स हो रहे हैं, यानी कि जो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन होते हैं और पंचायत के इलेक्शन होते हैं, उसमें जो ओबीसी का कोटा है वो 50% बढ़ा दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, दिस जो रिजर्वेशन है ये किस पर अप्लाई होगा? अभी तक 25% था, लेकिन 25% से बढ़ाकर इसको कितना कर दिया है? 50% कर दिया है। द इंक्रीज रिजर्वेशन विल अप्लाई टू स्टेट लेवल रिजर्व पोस्ट। तो यहाँ पर ये जो अप्लाई होगा ये केवल स्टेट में जो पोस्ट है उन्हीं पर ही एप्लीकेबल होगा। और यानी कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट, उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें कुछ पोस्ट आएंगी जैसे कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत आएगी, चेयरपर्सन पोस्ट, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर वगैरह पोस्ट आएंगी। अगर हम बात करते हैं इसकी रिजर्वेशन की, तो देखिए रिजर्वेशन जो लोकल बॉडीज को मिलता है, तो जनरल रूल ये है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 और 9A में ये प्रोविजंस दिए गए हैं। पार्ट 9 जो है डील करता है पंचायत से और 9A डील करता है म्यूनिसिपैलिटी से। तो वहां पर 33% रिजर्वेशन का प्रावधान है, लेकिन 33% रिजर्वेशन जो मिलता है वो केवल फीमेल को मिलता है या वुमेन को मिलता है। लेकिन वहां पर इसमें दिया गया है जो रिजर्वेशन, ये दिया गया है ओबीसी को, मतलब कैटेगरी के आधार पर ये रिजर्वेशन दिया गया है। अगर इससे संबंधित और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की हम बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल नंबर 11 जो है वो पंचायत से संबंधित है, और कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल नंबर 12 जो है वो म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित है। द अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन जुडिशरी। तो ये कह रहा है कि जो हमारे देश की जुडिशरी है उसमें वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है, या उनका इक्वल राइट का कहां से राइट डराइव होता है? इक्वल रिप्रेजेंटेशन का उनका जो राइट डराइव होता है वो आर्टिकल 14 से डराइव होता है। तो देखिए आर्टिकल 14 कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब जैसे अगर आप देखें कि हमारे देश में जो वुमेन की पॉपुलेशन है इन कंपैरिजन टू द मेल पॉपुलेशन, तो मेल अगर 52% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सारे पॉपुलेशन का, तो वुमेन भी 48-49 के अराउंड कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी सभी जुडिशरी में, अगर हम केवल जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर सभी जुडिशरी में 100 पोस्ट हैं तो 52 पोस्ट किसको जानी चाहिए? मैन को जानी चाहिए, अगर पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से देखें, और 48 पोस्ट जो जानी चाहिए वो फीमेल को जानी चाहिए।
लेकिन उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो इतना नहीं है जितना कि उनका होना चाहिए या जितनी कि उनकी पॉपुलेशन है। अगर हम थोड़ा सा डेटा की बात करते हैं तो देखिए डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में उनका रिप्रेजेंटेशन है 36.3% है, हाई कोर्ट में 13.4% है, सुप्रीम कोर्ट में 9.3% है। तो ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है बिल्कुल भी। अब अगर हम देखें बार काउंसिल में देखें तो बार काउंसिल में उनका 15.31% ही रिजर्वेशन है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि देखिए पॉलिसी गैप एंड चैलेंजेस, इसके कुछ और कारण भी है। जुडिशियल रूल्स जो है वो इस तरह का करते हैं कि वोमेन को एक कॉन्टिन्यूअस, अगर हम जुडिशरी की बात करते हैं तो बहुत सारे जुडिशरी के रूल इस तरह के हैं जो कहते हैं कि वोमेन का कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो कई बार कुछ कारणों से, घरेलू कारणों से या किसी और सरकमस्टेंसेस के कारण वो कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस नहीं कर पाती, जिसका क्या होता है कि वो उनका रिप्रेजेंटेशन घट जाता है। अगर हम देखें स्ट्रक्चरल इश्यूज, तो जितनी भी हमारी बिल्डिंग वगैरह बनाई जाती हैं तो वहां पर भी उनके संबंधित उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो उस तरह की नहीं जाती, जैसे कि क्रैच फैसिलिटी और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो उनको नहीं प्रोवाइड कराई जाती। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट कारण है कि उनका लोअर रिप्रेजेंटेशन है जुडिशरी में। अगर हम और देखें तो थर्ड पॉइंट है हमारा जेंडर बायस। तो जेंडर बायस पर अगर हम देखें, वोमेन आर ऑफन साइडलाइंड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज। तो जनरल रूल क्या है कि वोमेन को बहुत सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज हैं वो नहीं दी जाती। और ऐसा रीजन क्या है? जो एक पैट्राइकल माइंडसेट है, यानी कि पुरुष प्रधान सोसाइटी है हमारे देश की, तो वहां पर बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी ऐसी हैं जो कि हम मेल को ही देते हैं और फीमेल को नहीं देते। तो कहीं ना कहीं ये एक एग्जाम्पल है जेंडर बायस का। और जेंडर बायस जो है वो आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है और इट इज आल्सो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट। अब इस पे रिकमेंडेशन क्या दी गई है? रिकमेंडेशन दी गई है कि देखिए हमारा जो जेंडर सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर हमको बनाना चाहिए। दूसरा है इंक्लूसिव पॉलिसीज, यानी कि पॉलिसीज ऐसी हम बनाएं जिससे कि फीमेल का भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन उसमें हो। तो ये सब फैक्टर अगर हम करते हैं तो जो फीमेल का रिप्रेजेंटेशन है जो कि आज लोअर है इन द जुडिशरी, बी इट स्टेट जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेवल, तो अगर पॉलिसी में अगर हम चेंज करते हैं तो हो सकता है कुछ आने वाले समय में उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्रॉपर हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर और हमारी नेक्स्ट न्यूज है पैनल मीटिंग ऑन वक्फ एंड्स इन हीटेड आर्ग्यूमेंट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वक्फ बोर्ड पर बिल आया था, लेकिन बिल पर विरोध हुआ और विरोध होने के बाद वो जेपीसी में गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, और अभी भी वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ही है। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उस पर कोई कंक्रीट डिसीजन नहीं ले पा रही है। अगर हम इसकी बात देखें किसकी, वक्फ बोर्ड की, तो देखिए वक्फ बोर्ड के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं। अब यहाँ पर दो पहलू हैं, सरकार का पक्ष ये है और कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि जो वक्फ बोर्ड ने प्रॉपर्टीज ली हैं वो वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी इसलिए आई हैं क्योंकि वक्फ को बहुत ज्यादा पावर दे दी गई थी पिछले कानून में। उस कानून के अनुसार अगर वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर ये दावा करता है और ये कहता है कि ये प्रॉपर्टी उसकी है, तो ये प्रिजम्पशन की जाएगी कि ये प्रॉपर्टी उसकी है। दूसरी बात ये है कि और उस पर अगर डिस्प्यूट होता है तो वो वक्फ ट्राइब्यूनल उसको देखेगा और द डिसीजन ऑफ वक्फ ट्राइब्यूनल वुड हैव बीन फाइनल, वो फाइनल होता था। ऐसा क्या हुआ कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के पास हो गई, जो कि अगर आप देखें कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो वक्फ बोर्ड के पास केवल 80,000 प्रॉपर्टी थी, लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देखें तो उसके पास अराउंड 9 लाख प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो ये एक मामला है। तो अब इसमें एक रीजन ये था कि जो वक्फ बोर्ड में क्या है कि वक्फ बोर्ड का जो रिप्रेजेंटेशन था वो प्रॉपर नहीं था। जैसे उसमें सारे लोग मुस्लिम होते हैं वो ठीक है, लेकिन मुस्लिम में भी डिफरेंट कास्टेज होती हैं, तो बहुत सारी कास्टों का उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं था। दूसरी बात ये है कि अब वहां पर जो वक्फ ट्राइब्यूनल है उसको उसके डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है ऑनरेबल कोर्ट में, ऐसा अमेंडमेंट सजेस्ट किया गया है। और ज्यादा पावर किसके पास आ गई है? अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर आ गई है। तो मींस अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है इस पर डिस्प्यूट होता है तो डिसीजन इन दिस रिगार्ड विल बी टेकन बाय द कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसका जो कुछ हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो कुछ विरोध कर रहे हैं, कुछ इसके सपोर्ट में है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर।
अब हम देखते हैं प्रोसिक्यूटिंग जर्नलिस्ट फॉर पोजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज कंडेमनेबल मीडिया बॉडीज। अब यहाँ पर क्या है, मिस्टर महेश लांगा जो है इनको अरेस्ट किया गया है और इनके खिलाफ एफआईआर हुई है। ये एक मीडिया पर्सन है। क्यों हुआ है कि इनके पास जो है कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट मिले हैं, ठीक है, इसलिए इनके खिलाफ वो हुआ है। अब पॉइंट ये है कि जो कुछ लोग, उनका कहना ये है कि अगर देखिएगा, अगर आप मीडिया पर्सन के पास भी कुछ डॉक्यूमेंट नहीं हो सकते तो ये एक जो है विसिल ब्लोअर को पनिश करने की बात है। तो देखिए, जैसा आप जानते हैं कि जो मीडिया है, हम सब सिटीजन ऑफ इंडिया के पास एक फंडामेंटल राइट है, जो है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मीडिया भी यहीं पर कवर होती है। मीडिया को हम बोलते हैं फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो यानी कि किसी भी डेमोक्रेसी को प्रॉपर फंक्शन के लिए ये जरूरी है कि वहां पर कुछ चेक एंड बैलेंसेस हो, सिस्टम में एक ट्रांसपेरेंसी हो। उस ट्रांसपेरेंसी की कमी को पूरा कौन करता है? मीडिया। अब यहाँ पर बात यह है कि इस मामले में क्या है कि जो मिस्टर लांगा है, इनके पास कुछ डॉक्यूमेंट मिले हैं जिससे कि उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की गई है। और अब पॉइंट ये है कि जो सीनियर एडवोकेट है इंदिरा जयसिंह जी, उन्होंने कहा है कि भाई ये जो कौन से डॉक्यूमेंट मीडिया पर्सन के पास नहीं होने चाहिए, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हिसाब से नहीं होने चाहिए। मतलब अगर कोई डॉक्यूमेंट ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के अनुसार या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अनुसार किसी जनरल पर्सन को या मीडिया पर्सन को नहीं दिया जा सकता, और अगर ऐसा डॉक्यूमेंट उसके पास पाया गया है तो ये क्या होगा? ये लीगली रॉन्ग है। बट उनके पास किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपीज पाई गई हैं और उनके खिलाफ थेफ्ट की एफआईआर रजिस्टर की गई है। अब क्वेश्चन ये आता है कि थेफ्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 378 आईपीसी में। अब 378 कहता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी को जब कोई पर्सन लेता है विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पर्सन इन हुज पोजीशन दैट प्रॉपर्टी वाज टेकन। लेकिन यहाँ पर वो एक्चुअल या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लिया गया है, बल्कि उस डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी ली गई है। तो एक टेक्निकल लीगल क्वेश्चन ये है कि क्या फोटोकॉपी किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की लेना ये थेफ्ट की डेफिनेशन में फॉल करेगा या नहीं करेगा? इस पर हमको इंटरप्रिटेशन की जरूरत है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। So dear students, I have discussed all the important news of today's newspaper. I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.